नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर हैं। पहले हमने देखा था कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन से थे हमारे पास? हिमालय देखा, हिमालय के बाद भी हमारे पास में मैदान था, मैदान के बाद प्रायद्वीप और फिर द्वीप, जिसमें से हमने हिमालय और द्वीप का जिक्र भी अच्छे से पढ़ा है और देखा भी है। आज हम टॉपिक करेंगे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता क्या है? द्वीप क्या था? द्वीप वह स्थान जो चारों ओर से जल से घिरा हो, और प्रायद्वीप भूमि का वह स्थान जो 3 ओर से जल से घिरा, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या डेफिनेशन होती है? 3 ओर से घिरा भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। अब हम हमारे भारत के प्रायद्वीप भाग की चर्चा करेंगे। ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? ये इस प्रकार से है। प्रायद्वीप ऊपर से क्या आ जाता है अभी हमारे पास? ये सथलीय भाग आ जाता है। इस प्रकार से ये भी अपना इंडिया रहेगा। जो हमारे पास 3 ओर से जल से घिरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। और ये प्रायद्वीप कहाँ से आया था अपने पास? जब हमने देखा भी हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई थी। ये प्रायद्वीपीय भाग कभी गोंडवाना भूभाग का हिस्सा हुआ करता था, और उसके बाद ये जो प्लेट है, भारतीय प्लेट, उत्तर और पूर्व की ओर गति करने लगी। उसके बाद ये आगे चलता रहा और एक यूरेशियन प्लेट से टकराया। इससे हिमालय की उत्पत्ति होती है। और जबकि ये उत्पत्ति ऊपर के उत्तर भारत में ये उत्पत्ति होने को मिलती है, लेकिन जो नीचे का प्रायद्वीपीय भाग है ये आज के समय भी स्थिर है। हिमालय में हम देखते हैं भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि जब ये इससे टकराया था, टकराने के बाद में हिमालय की उत्पत्ति हुई, और ये उत्पत्ति आज भी निरंतर स्थिर जारी है। और जबकि प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पर ऐसी कोई भी हलचल नहीं देखने को मिलती, ये स्थिर है। तो यहाँ पर भूकंप बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं। एक बार लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया था, उसका परिणाम जानने की कोशिश की वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने बताया था कि ये भूकंप आया है, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में अपने को तो इतनी ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तब वैज्ञानिकों ने ये बताया था कि आज से भी 1 लाख साल के बाद या इससे भी ज्यादा कि ये अपना भूभाग है अब 2 हिस्सों में टूटने जा रहा है। ये भी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। एक भूकंप से हमें अंदाजा लगाए, क्या पता हो या ना हो, ये चीजें बाद में भविष्य होने वाली बात है। लेकिन अपने को तो भी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है भी कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा। तो ये हमारे पास में आए कि प्रायद्वीप 3 ओर से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप अपना प्राचीन समय में गोंडवाना भूभाग का हिस्सा हुआ करता था, जो कि उत्तर पूर्व की गति की ओर करते हुए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास प्रायद्वीप है, इसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें मिलेंगे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं और पठार। अब बात आती है कि पर्वत श्रृंखला और पठार, पर्वत और पठार में फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भाग, इसको 2 भागों में बांटेंगे। कौन से होंगे? फर्स्ट नंबर पे आएगा पहाड़ी प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को 2 भागों में बांटा जाएगा। फर्स्ट पे आता है पहाड़ी, पहाड़ी के बाद आता है पठार। एक बार इनका डिटेल देखते हैं कौन सी पहाड़ी आएगी। यहां पर आएगी अरावली। अरावली के बाद में सेकंड पे आती है विंध्या, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बाद में आता है पूर्वी घाट। ये कहां पर है? इनके लोकेशन देखेंगे। फिर हमारे पास पठार देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पे आता है मालवा का पठार। मालवा के पठार के ऊपर ही आता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। फिर आता है थर्ड नंबर पे
दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद में इसी में मिलता जुलता आएगा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार के बाद में आता है हमारे पास छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? अभी नागपुर का नाम आते ही कई स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराष्ट्र में होगा, लेकिन ये महाराष्ट्र में नहीं है। छोटा नागपुर का पठार। फिर आता है छठे नंबर पे मेघालय का पठार। जब हमने हिमालय देखा तो उसमें हिमालय में मेघालय में हमने जो पहाड़ियां पड़ी थी गारो, खासी और जयंती, वो कहाँ कौन से हिस्से का था? उस समय भी हमने जिक्र किया था। उस समय हमने जिक्र किया था कि गारो, खासी और जयंतियां हिमालय का हिस्सा न होकर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मेघालय का पठार। अब उनको और अच्छे से डिटेल से देखेंगे। 7वें नंबर पे आता है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार। जहां जहां से प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जानकारी इसी से थोड़ा बहुत अभी लेने की कोशिश करेंगे। इस यहाँ पर जो पठार बताई गई हैं उनसे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अभी देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पठार कौन सा आता है और सबसे छोटा और सबसे ऊंचा। जो हमारे पास में सबसे बड़ा आता है वो पठार आता है अपना दक्कन का पठार, ये रहेगा सबसे बड़ा। फिर बात आती है छोटा, जो जिसमें भी शब्द छोटा बना हुआ है, तो यानी कि छोटा नागपुर का पठार सबसे छोटा है, सबसे छोटा। उसके बाद हम ऊंचे की बात करेंगे तो ऊंचे में हमने ट्रांस हिमालय में एक पर्वत श्रृंखला पड़ी थी, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट हमारे पास में कितनी थी? 6000 मीटर। तो ये क्या होगा? अभी लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है। 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ऊंचा पठार। चलो जी, ये हमारे पास में ओवरव्यू रहेगा प्रायद्वीप में कौन सी पहाड़ियां आएंगी। अरावली पहाड़ी आएगी, विंध्य आएगी, सतपुड़ा आएगी, पश्चिमी घाट आएगी और पूर्वी घाट आएगी। फिर हमारे पास पठार में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और लद्दाख का पठार। इनको हम एक बार मैप से देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि मैप में इसकी स्थिति देखेंगे तो ये कहाँ पर होगी। जिस प्रकार से अपना ये भी क्या रहता है, इंडिया का मैप रहता है, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ से चलने के बाद ये रहा अपना इंडिया। अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो इसको जूम कर लेते हैं, अभी बड़ा कर देंगे ये चीज़ें। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे ये आ रहा है अरावली। अरावली के बाद में यहीं पर आता है कुछ पर्वत श्रृंखलाएं, विंध्या। विंध्या के नीचे आती है सतपुड़ा, इनकी जानकारी देखेंगे। और यहाँ से आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से बनी हुई है और यहाँ से यू टर्न लेती है और वापस चली जाती है। इनका विस्तार भी आगे तक हमें देखने को मिलता है। इसके नीचे कुछ पहाड़ियाँ इस प्रकार से बनी हुई है, ये बाद की बातें, ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। फिर हमारे पास मेघालय की कुछ पहाड़ियाँ आती है, मेघालय का पठार आता है। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास मालवा का पठार। इसके नीचे आता है थोड़ा सा इस प्रकार त्रिभुजनुमा दक्कन का पठार। इसी के साथ में लगता है दंडकारण्य का पठार, यानी कि दक्कन का पठार कुछ इतना बड़ा था, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो दक्कन का पठार और सेकंड बना दंडकारण्य का पठार। फिर हमारे पास में यहीं पर आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में आता है हमारे पास मेघालय का पठार। और सबसे ऊंचा पठार हमने जिक्र किया था लद्दाख का पठार। यह भी मैप बना लेना जिससे भी आपको बहुत सारी आसानी हो। लद्दाख, यह पर्वत श्रृंखला आती है अरावली। अरावली के बाद ये आती है विंध्या।
विंध्या को भारत का जल विभाजक माना जाता है। सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद ये आएगा हमारे पास पश्चिमी घाट। ये मैप भी साथ साथ बनाना है। फिर हमारे पास में आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बाद ये चीजें यहाँ पर अपने को क्या है, पहाड़ियों से संबंधित। फिर हम अलग कलर से लेते हैं। ये मेरे हिसाब से भी आपको कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये जो पठार दिख रहा है अपने को, ये दिखेगा मालवा का पठार। मालवा, ये हमारे पास में है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये हमारे पास में जो त्रिभुज नुमा है, यह है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और इसके साइड में ये हमारे पास में आता है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, ये हमारे पास में आएगा मेघालय का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये थोड़ा मध्य प्रदेश से आगे यूपी की ओर भी फैला हुआ है, तो यहीं पर आता है अपने आसपास में बुंदेलखंड का पठार, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये हमारे पास में कितनी पहाड़ियां आती हैं? अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हमारे पास में 5 पहाड़ियां आएंगी मुख्य रूप से। अगर इसको हम देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन्हीं का जिक्र हमने पहले किया था। और जो हमारे पास में पठार है वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यही पठार हमने पहले देखे थे। ये आप लोग भी इसको मैप को बना लीजिए, या तो वीडियो रोक के देखना चाहो तो रोक के देख लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये चीजें हमारे पास में। अब हम जिक्र करेंगे सबसे पहले जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका निर्माण कब हुआ और अरावली को क्या कहा जाता है। ये चीजें हमारे पास में रहेगी भी। और इस प्रकार से आज का प्रीव्यू यही है। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालते हैं अरावली। अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली का विस्तार, अरावली अगर इसके लोकेशन की बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये प्रायद्वीप के उत्तर, यानी कि इसके उत्तर और पश्चिम दिशा में इसका विस्तार देखने को मिलता है। प्रायद्वीप के उत्तर और पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ये चीजें, अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं, यहां से ये गुजरात के पालनपुर से चलती है और दिल्ली के मजनू के टीले तक इसका विस्तार में लोकेशन आती है। अभी इसकी लोकेशन, अरावली गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली में मजनू के टीले तक विस्तार है। दिल्ली में मजनू के टीले तक विस्तार है।
अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई। लंबाई कितनी आती है? इसकी लंबाई आती है 800 किलोमीटर। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसको दरगाह की पहाड़ियां और दिल्ली में दिल्ली रिज कहा जाता है। अरावली को राजस्थान में दरगाह की पहाड़ी और दिल्ली में दिल्ली रिज कहा जाता है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं जी। दिल्ली रिज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके हाईएस्ट पीक की, सर्वोच्च ऊंचाई। ये क्या रहेगा? हाईएस्ट पीक। और हाईएस्ट पीक कौन सा आता है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर है कहां पर? ये राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी जगह आती है? सिरोही। अगर इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये कितनी हाइट पर आता है? 1722 मीटर। अगर जगह की बात करें तो सिरोही। सिरोही कहां पर है? राजस्थान में। ये चीज हमें वहां पर देखने को मिलती है, सिरोही। और सिरोही में या राजस्थान में जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है। ये यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भी। ये सिरोही में ही है। गुरु शिखर कहां पर है? लोकेशन पूछी गई है। इसकी हाइट कितनी है? जगह का नाम पूछे जाए तो सिरोही राजस्थान में। और हाइट 1722 मीटर। इसे राजस्थान का माउंट आबू भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का माउंट आबू भी कहा जाता है। राजस्थान का माउंट आबू। और इसी माउंट आबू में क्या है भी? जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है। अगर अरावली के निर्माण की बात करें तो यह भी विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अरावली विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत कौन सा होता है भी? जब हिमालय में हमने भी इस पर्वत को लेकर बहुत अच्छे से समझाया गया था। इसमें आप कमेंट में ही बताओगे आप लोग भी, वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत है जिसका निर्माण $600 मिलियन ईयर से 570 मिलियन ईयर के बीच में हुआ है भी। 600 मिलियन वर्ष से लेकर 570 मिलियन वर्ष के मध्य में हुआ है। या कह सकते हैं भी 600 मिलियन वर्ष से लेकर 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। इतनी पुरानी होने के कारण ये अब क्या हो चुकी है? अभी अवशिष्ट हो चुकी है, क्योंकि इसमें अब कोई ना कोई चीजें दरार आने लगी है। इसलिए जो पर्वत भी पहले हमने जिक्र किया था, वलित पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है और अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, इसमें दीर्घकालीन
अपर्दन प्रक्रियाओं की घटनाओं के कारण दीर्घकालीन अपर्दन क्रियाओं के कारण अब अपशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर लिया है। अपशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर लिया है। ये अभी हमारे पास अरावली की पूरी जानकारी। क्या क्या जानकारी मिली है हम इसको देखते हैं भी, और इससे बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हम देखेंगे भी कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हमारे पास में यही आता है कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है। प्रायद्वीप के उत्तर और पश्चिमी सिरे पर पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान से होते हुए दिल्ली के मजनू के टीले तक इसका विस्तार है। लंबाई 800 किलोमीटर है। अरावली को राजस्थान में दरगाह की पहाड़ियां और दिल्ली में दिल्ली रिज कहा जाता है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। हाईएस्ट पी का तो भाई कहना है क्या, कितनी बार पूछा गया है पता ही नहीं है। फिर हमारे पास में राजस्थान में और गुरु शिखर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का माउंट आबू, और माउंट आबू में ही जैनियों का प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है। फिर अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है जिसका निर्माण 600 मिलियन वर्ष से लेकर भी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है या इसके टाइम पीरियड के दौरान हुआ है। अब हम बात आती है भी इसकी जानकारी कैसे मिलती है। आपने नाम सुना होगा कार्बन 14। कार्बन 14 से हमें जानकारी मिलती है कि ये इतनी पुरानी है, जो को ये सभी वस्तुओं पर भी लगा होता है और वैज्ञानिक यही से जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जितना पुराना होगा ना, इसमें कुछ ना कुछ सिम्टम ऐसे दिखाई देते हैं कि ये इतना पुराना है। दीर्घकालीन अपर्दन प्रक्रियाओं के कारण अब अपशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर लिया है। अब हमारे पास में पहले तो ये बलित पर्वत हुआ करती थी, लेकिन अब ये अपशिष्ट पर्वत हो चुकी है। ये हमारे पास में अरावली से संबंधित जानकारी थी। अब हम बात करेंगे सेकंड, कौन सी पहाड़ी होगी हमारे पास में, विंध्या। विंध्या कहाँ पर है, ये रही भी विंध्या। विंध्या का विस्तार कहाँ कहाँ पर है और विंध्या के बारे में क्या कुछ जानकारी रहेगी। विंध्या पर्वत श्रृंखला मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। सेकंड में आएगा हमारे पास विंध्या। विंध्या पर्वत श्रृंखला मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला में 3 पहाड़ियां बनी हुई है, यानी कि जब हम देख पा रहे हैं इस प्रकार से क्या है, ये गुजरात और यहाँ से बना हुआ है। ये हमारे पास में पहले आते हैं विंध्या, इसके नीचे आएगा सतपुड़ा। विंध्या पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत विंध्या, बाड़मेर और कैमूर की 3 पहाड़ियां आती हैं। इस पर्वत श्रृंखला में विंध्या, बाड़मेर और कैमूर की 3 पहाड़ियां आती हैं। ये 3 पहाड़ियां किस प्रकार से है, ये यहां पर हमने क्या कर दिया अभी, ये लाइन खींच दी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इस प्रकार से बनी हुई है कि यहाँ से कुछ पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से चली, थोड़ा सा उसमें गैप आ गया होगा, फिर ये थोड़ी सी पर्वत श्रृंखला चली, फिर तीसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला, यानी कि पर्वत श्रृंखला के भाग बन चुके 3। उसमें 3 पहाड़ियां आती हैं, विंध्या आती है, बाड़मेर आती है और कैमूर आती है। ये नॉर्मल सा है, प्रश्न यही पूछा गया है कि आप इन्हें क्रम में लगाइए, यानी कि
दिशा से देखते हैं तो यहाँ पर आता है पश्चिम और यहाँ पर आता है पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो विंध्या पर्वत श्रृंखला में पहाड़ियां आती हैं उनको क्रम में लगाइए, विंध्या, वार्नेर और कैमूर। सिंपल प्रश्न भी पूछा जाता है कि वार्नेर जो पहाड़ी है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में आएगी, विंध्या में। कैमूर पहाड़ी आएगी, एक कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भी बना हुआ है, अभी वो बिहार में है, उसकी बातें बाद में करेंगे। अब हमारे पास में क्या है, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है, विंध्या के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है, यहां पर इसके बारे में इतनी ही जानकारी है। फिर हमारे पास में आएगा इसी के नीचे सतपुड़ा। अब हम सतपुड़ा देखेंगे, यानी कि मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है विंध्या, और विंध्या के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा। इसके बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, और नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है, और इसके दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। इनकी लोकेशन भी पूछी जाती है। तो हमारे पास में अब कौन सी पहाड़ी आएगी, थर्ड नंबर की सतपुड़ा। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं भाई, थर्ड नंबर सतपुड़ा। सतपुड़ा की लोकेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, यह पर्वत श्रृंखला, यहां पर हमारे पास में क्या था, ये इसी प्रकार से तीन पहाड़ियां इसमें आती है, और इसके दक्षिण में क्या आएगा हमारे पास, दक्कन का पठार। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विंध्या के दक्षिण में और मालवा दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विंध्या के दक्षिण में और दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है। यह कभी कभार कथन में पूछ लिया जाता है, वरना इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बार ये कथन में पूछा गया था, यह कथन सत्य है या असत्य है। और इसी में एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है पंचमढ़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अभी, पंचमढ़ी। और इसको क्या बोला जाता है, इस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पंचमढ़ी को। अब इसमें भी, इस पर्वत श्रृंखला में भी तीन पहाड़ियां आती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पश्चिम से पूर्व तीन पहाड़ियां आती हैं। यहां पर कौन सी आएगी, सबसे पहले राजपीपला, फर्स्ट पे आती है राजपीपला। राजपीपला के बाद में महादेव, महादेव के बाद में आएगी मैकाल। ये तीन पहाड़ियां, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर फर्स्ट पे राजपीपला, महादेव और मैकाल, तीनों पूछी गई हैं जी। अब इसी में से हम बात करते हैं, यहाँ पर महादेव की एक हाईएस्ट पीक आती है, महादेव की हाईएस्ट पीक आएगी धूपगढ़। प्रश्न पूछा जाता है कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। और इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये 1350 मीटर, 50 मीटर। और ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी।
ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार आगे चोटियां और भी मिलेंगी। राजपीपला की कोई ना कोई भी हाईएस्ट पीक मिलेगी। महादेव की हाईएस्ट पीक मिली है हमें धूपगढ़। फिर हमारे पास मैकाल की हाईएस्ट पीक मिलती है अमरकंटक। हाईएस्ट पीक अमरकंटक ये भी पूछी जाती है, अमरकंटक। और अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक नदी आएगी सोन और एक आती है ताप्ती, नर्मदा। अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी बनासकांठे से बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाती है और सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी बनासकांठे से बहते हुए खंभात की खाड़ी कहां पर थी भाई? बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाती है। जबकि सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा की सहायक नदी ये इस प्रकार से गई। इसको हम मैप से देखेंगे कहां से आएगी। जब हमने यहां से देखा कि ये हमारे पास में थोड़ी सी लोकेशन, इसको दोबारा से बनाते हैं, अभी अच्छे से समझाएंगे इसको आपको। ये इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में आई थी विंध्या। विंध्या की तीन पहाड़ियाँ थी। विंध्या की पहाड़ियों के नीचे आती है सतपुड़ा, और सतपुड़ा का विस्तार हमें थोड़ा सा भी और आगे तक देखने को मिलता है। यहाँ से इस पहाड़ी से दो नदियाँ निकलती है। एक तो निकलेगी सोन, जो इस प्रकार से जाएगी, जो यहाँ से ऊपर से गंगा आ रही है उसकी सहायक नदी बनती है। जबकि एक नर्मदा नदी भी का उद्गम भी यहीं से होता है और ये पश्चिम की ओर बहते हुए यहाँ पर है खंभात की खाड़ी में गिरती है। इन पहाड़ी का विस्तार देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा बहुत गुजरात में है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में है। जो ये लास्ट में बिल्कुल अमरकंटक, ये चीजें भी इन तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। ये चीजें हमारे पास में थी। कौन सी पहाड़ियां देखी अब तक हमने? अरावली देखी, विंध्या देखी और सतपुड़ा देखी। जब थोड़ा सा एक पार्ट और आता है बीसी में, सौराष्ट्र। आपने नाम सुना हुआ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहां पर है? फोर्थ नंबर पे सौराष्ट्र मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भी। सौराष्ट्र, ये तो बात तो सभी को पता है कि सौराष्ट्र गुजरात में है, लेकिन भाई गुजरात में कौन सी जगह है जिसको हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं? जब हम यहाँ से मैप से देखते हैं तो इस प्रकार से भी अपना क्या है, गुजरात बना होता है। और यहाँ पर हमारे पास में आती है कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी के नीचे आती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी ये चीज है। और इन दोनों पहाड़ियों के जो खाड़ियों के बीच में जो अर्धचंद्राकार भाग है ना, इसको हम सौराष्ट्र कहते हैं। इसको मैप से आप अच्छे से देख लेना भी, सौराष्ट्र किसको कहा जाता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सुनते हैं हम लोग कहाँ पे है, गुजरात में है, लेकिन उसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं पता। लेकिन आज आपको प्रॉपर लोकेशन भी पता चल चुकी है और कौन सी दो खाड़ियों के बीच में है। और खाड़ी क्या होती है अभी, खाड़ी और प्रायद्वीप में फर्क क्या है, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं भी। एक तो होती है खाड़ी और एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का यहाँ पर जिक्र चल लिया अभी। प्रायद्वीप
जबकि खाड़ी क्या होती है, खाड़ी, इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी देना, पता भी चले भी आप लोगों को जानकारी है भी या नहीं। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के मध्य अर्धचंद्राकार भाग को अर्धचंद्राकार भाग को सौराष्ट्र कहते हैं। इस सौराष्ट्र में कुछ पहाड़ियां मिलेंगी भाई अपने को। इस क्षेत्र में 3 पहाड़ियां मिलती हैं, गिर, वारदा और मांडवा। गिर अभयारण्य या गिर शेर का नाम सुना होगा, वो कहां पर मिलता है, हमें यहीं पर मिलता है, जो एशियाई शेर है। सौराष्ट्र में तीन पहाड़ियां मिलती है, 3 पहाड़ियां, गिर, वारदा और मांडवा। ये 3 पहाड़ियां कहां पर मिलेगी, हमें सौराष्ट्र में मिलती है। इसका और जिक्र करते हैं हम। गिर की पहाड़ी, गिर गुजरात का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, भी पाए जाते हैं। इसके बारे में भी हमने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। हमारे पास में पहाड़ियां थी 5, ये छठी भी आ चुकी है, सौराष्ट्र। अब जो बची हुई पहाड़ियां हैं भी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो ये 3-4 पहाड़ियां आपको बताई अभी, इसको हम अच्छे से जानकारी इसको कवर करना भाई। आज के लिए क्लास हमारी इतनी ही रहेगी, क्योंकि जो बाकी 3 पहाड़ियां भी उनकी डिटेल बहुत ज्यादा है, क्लास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम भाई 40-40 मिनट की 2 क्लासें रखेंगे, जो कि प्रायद्वीप की पहाड़ियां बताएंगे, और एक क्लास आएगी नेक्स्ट में भी, जिसमें हम पठार की जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको भी ये क्लास कैसी लगी, इसके लिए कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें। आज की क्लास इतनी है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।